चलो बात शुरू करते हैं एंटी मलेरिया प्रोग्राम की। तो एंटी मलेरिया प्रोग्राम क्या था? ठीक है, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बने रहिएगा। मैं वही वापस कह रहा हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से, इतना अच्छा आपको मलेरिया के समझ में आएगा, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। सुन लीजिएगा 5 मिनट इसके बारे में, आपको भी लगेगा वास्तव में कि मुझे कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ जल्दी सीखने को मिला है। कैसे जल्दी पड़ता है समझिए। बात करें मलेरिया की, तो जो मलेरिया होता है वो पहले आपको लिखना है कि मलेरिया इज ए सीरियस एंड समटाइम डिजीज, फैटल डिजीज कोज्ड बाय पैरासाइट दैट ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। यानी कि कुछ इन्फेक्टेड मॉस्किटो के द्वारा ह्यूमन बीइंग के अंदर फैलने वाली एक इस प्रकार की बीमारी जो कभी कभी घातक भी हो सकती है। इस जो एंटी मलेरिया प्रोग्राम था उसका मेन लक्ष्य था कि हम किस प्रकार से मलेरिया का जो स्प्रेड है उसे रोक सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे दवाइयाँ हो चाहे कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा। अब जो याद रखने वाली चीज़ें वो मैं यहाँ से पहला पॉइंट इसका पहला पॉइंट था कि कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी, इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट मॉस्किटो नेट्स। अरे भाई कहने का मतलब था कि सरकार ने जब ऐसा मलेरिया ज़्यादा है तो सरकार ने लोगों से अपील की कि भाई आप सभी अपने घरों के अंदर कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी रखो। यानी कि एक ऐसी मच्छरदानी जिसके अंदर क्या होता है, मॉस्किटो आपका कैद हो सकता है और मॉस्किटो उसके अंदर क्या किया जा सकता है, मारा जा सकता है। और जब मॉस्किटो मारा जाएगा तो मुझे बताओ क्या मलेरिया फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो पहला पॉइंट हो गया कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी, यानी कि घरों के अंदर किसका यूज़ करो? मच्छरदानी का यूज़ करो। दूसरा, इंडोर रीशेड्यूल स्प्रेइंग, यानी होता है घरों के अंदर अवशिष्ट छिड़काव। यानी कहने का मतलब है जिस जगह पे आपका मच्छर फंस गया है, जिस आपको आपकी दीवारों के ऊपर, घर के आंगन के ऊपर, घर की दीवारों के ऊपर, घर के बाहर जो नालियाँ हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का छिड़काव करना है ताकि उससे मच्छर क्या हो जाए, मर जाए। याद हो गया? दोनों याद हो गए। तीसरा, एंटी मलेरियल ड्रग्स। पहला क्या हो गया सर, आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना। दूसरा हो गया घरों के बाहर या घरों की छत पे, घरों की दीवारों पे, घरों के बाहर नालियों पे छिड़काव करना। किसका? और आपके बेडरूम पे भी किसका छिड़काव करना है? दवाइयों का। ठीक है। तीसरा हो गया एंटी मलेरियल ड्रग्स, यानी कि जिसे हम कहते हैं मलेरिया विरोधी दवाएं। जैसे होती है एंटी मलेरियल ड्रग में क्लोरोक्विन, एल्टीमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी एससीटी, याद रख लेना हमको। और तीसरा होता है सल्फाडॉक्साइन, पायरीमिथामीन। ठीक है, ड्रग्स तो नाम मुझे भी नहीं पता। एक क्लोरोक्विन से मैं भी फेमस परिचित हूँ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी आपको याद हो गया, एंटी वायरल ड्रग्स। चौथा होता है वेक्टर कंट्रोल, कि भाई जो वेक्टर आपका फैल रहा है तो लार्वा मारने के लिए कुछ किया जाए। लार्वा होता है ना, मच्छरों का लार्वा, उसे लार्वा मारने के लिए क्या करा जाना चाहिए? इसने कहा लार्विसाइडिंग, यानी लार्वा मारने के लिए कुछ ऐसा पानी में छिड़काव करो कि मच्छरों का लार्वा खत्म हो जाए। और साथ ही साथ मच्छरों को मारने के लिए नदी के अंदर एक इस प्रकार की मछली की उस पैदावार को बढ़ाओ ताकि वो मच्छरों को क्या खा जाए। समझ में आया? पाँचों पॉइंट, कम्युनिटी एजुकेशन। गाँवों के अंदर जाओ और लोगों को बताओ कि भाई मलेरिया बीमारी इतनी फैल रही है, मलेरिया के साइन एंड सिम्टम ये है। जैसा आपने कोविड में बताया होगा, मलेरिया के साइन एंड सिम्टम ये है, मलेरिया इतना घातक हमारे लिए हो सकता है, ये सारे गाँव के अंदर जाकर के बताओ, उनको एजुकेशन दो। और किस किस प्रकार से आप रख रखाव कर सकते हो, किस प्रकार से आप मलेरिया से बच सकते हो, किस प्रकार से मच्छरदानी का यूज़ किया जा सकता है। और आजकल तो मच्छर मारने के बेट, वो भी लिख दो, मच्छर मारने वाले बेट को यूज़ किया। अगर उस टाइम पर शायद मेरे सबसे था कि नहीं था पता नहीं। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है कम्युनिटी एजुकेशन हो गया। उसके बाद आपको लिखा सर्वाइलेंस एंड मॉनिटरिंग। आपको सर्वाइलेंस मतलब कि आपको निगरानी रखनी है और आपको मॉनिटरिंग करनी है कि भाई रोज़ के मच्छरों के कितने केस आ रहे हैं, कितने कम हुए। ठीक है, और कितने लोगों को हेल्थ एजुकेशन मिली, कितने को फ़ायदा हुआ। ठीक है, अभी प्रेजेंट में केस कितने, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। अगला होता है दीज इंटरवेंशन वेन इम्प्लीमेंटेड। अगर सब इन सारे जो इंटरवेंशन इनको सबको एक साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें एक चांस बनेगा कि मलेरिया की ग्रोथ क्या हो जाए, कम हो जाए। और भी आप कुछ कर सकते हो, जैसे एक और लिखते हैं, आप लिखिए इसमें साथ पॉइंट अगर लिखना चाह रहे हो तो टारगेट इंटरवेंशन। यानी कि टारगेट इंटरवेंशन यानी इस मलेरिया की बीमारी के दौरान एक ये भी टारगेट किया गया था कि जो सबसे ज़्यादा मलेरिया अगर किन्हीं को प्रभावित करता है, मान लीजिए अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको मलेरिया प्रभावित करता है, उसके लिए कुछ अलग सा ट्रीटमेंट था। 5 साल के कम के बच्चों को अगर मलेरिया प्रभावित करता है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट था। और ये भी देखा गया था उसके अंदर कि भाई क्या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मलेरिया सबसे ज़्यादा हो रहा है। कोई ऐसी जगह है क्या भाई, जैसे कुछ इलाके होते हैं जो बहुत गंदी नालियों के पास में आ रखे होते हैं, तो उस जगह पे भी ये निगरानी की गई भाई कौन सा ऐसा इलाका, उससे मॉनिटर किया जाए और उसे रेड जोन में डाला जाए। ठीक है, अगला लिखो पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन। तो गवर्नमेंट ने ये भी अपील की थी उस टाइम लोगों के साथ में कि भाई हम गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप तुम्हारा पार्टिसिपेशन यानी कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। हम नियम बना सकते हैं, हम आपको दवाइयाँ घर पे भेज सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे जो भेजा था ना, वो पानी के अंदर वो डाल करके छिड़काव कर रहे थे, तो वो हम आपके घरों तक भेज सकते हैं। पर आप अगर हमारा साथ दोगे और अगर आप छिड़काव के अंदर मदद करोगे हमारी, तो हम निश्चित ही एक दिन मलेरिया से मुक्ति भारत को दिला पाएंगे। तो ये भी किसमें था, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन के अंदर था। नेक्स्ट था रिसर्च एंड इनोवेशन। सरकार ने एक और कदम उठाया इसके बारे में, वो था रिसर्च का, कि अगर मलेरिया इसी प्रकार से नहीं रुक रहा है, अगर मच्छर इसी प्रकार से नहीं मर रहे हैं, तो गुड नाइट भी आजकल कह रहा है, वो गुड नाइट भी फेल हो गया। मच्छर वो हो गया उसके प्रति वो अडेप्टेबल हो गए, सेंसिटिव हो गए।
तो ज़्यादा उसका फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कहते हैं अडोप्टेशन कर लिया है जो उस इन्वायरमेंट के अंदर। तो फिर सरकार ने कहा कि कुछ रिसर्च की जाए, इस पर रिसर्च की जाए, कोई ऐसी दवाई है क्या, कोई ऐसी कोई हम कुछ चीज़ बना सकते हैं जिससे मच्छरों की संख्या एकदम कम हो जाए और भारत मलेरिया मुक्त हो सके। तो ये 5 मिनट का इतना सा चीज़ थी जो था नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात अभी इसी में करते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 3। अगला क्वेश्चन है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके हम पढ़ रहे हैं फेज 3। तो जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था बेटा, वो 1992 के अंदर भारत सरकार ने चलाया था। किसने चलाया था? इंडियन गवर्नमेंट जो थी, इंडिया की गवर्नमेंट, उसने 1992 में चलाया गया था। और ये किसके लिए चलाया गया था? HIV और एड्स को रोकने के लिए चलाया गया था। और ये जब चलाया गया था वो भारत सरकार के परिवार और स्वास्थ्य कल्याण विभाग, यानी कि हम कह सकते हैं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, इसके द्वारा ये चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। और जो ये प्रोग्राम था, ये इसको चलाने वाली जो उसका नाम था नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी। अच्छा, कौन चलवा रही है? संगठन का नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग काम करेंगे, आदेश कौन देता है इसको काम करने के? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और है किसकी ब्रांच? ये भारत सरकार की। तो जो एनसीपी, जो आपका ये एनसीपी क्या, जो आपकी कुछ यहाँ आपकी जो फेज़ 3 थी, ये फेज़ 3 थी, आई थी 2007 के अंदर और 2012 तक ये फेज़ रही थी। 2007 से 2012 तक 3rd फेज़ रही थी। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि HIV के नए केसों के संक्रमण को 50% तक रोका जाए, यानी कि 50% तक नए केस नहीं आने चाहिए। HIV के केस आगे वो आगे, पर नए केस तो 50% तक हमें रोकने हैं। और दूसरी थी HIV और एड्स के जो पीड़ित मरीज हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हमें सहायता प्रदान करनी है। HIV एड्स ऐसे लोग जो देखो, पीपल लिविंग विद HIV एड्स, इसे बोला गया था PLHIV। ध्यान देना, PLHIV का मतलब होता है पेशेंट लिविंग विद HIV एड्स। ऐसे लोग जो HIV एड्स के साथ ही जी रहे हैं उनको बोला गया था PHLIV। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्या थे बेटा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 3 के? पहला ऑब्जेक्टिव था सर जो नए केस आ रहे हैं उसमें 50% तक कमी करें। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो HIV एड्स जो मरीज है उनकी देखभाल और भी ज़्यादा व्यापक रूप में, ब्रॉड रूप में, एक ब्रॉड हेल्प की उनकी जाए। ठीक है। और अरे भाई चलो, पर आज से देखो, आज मैं ना मेरे अपने जो शब्दों के ऊपर जो हूँ, वो शब्दों के ऊपर मैं आज से बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हो गया। पहले तो था ही था, क्योंकि आज सुबह मेरे के पिताजी ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि जो आप किन्हीं के लिए वो क्या हो, वो होता है ना यार कि लोग आपका जो कहना मानते हैं। क्या था, चलो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, मज़ेदार आपको। ये देखो, ये मेरे पिताजी का डाला हुआ है कि शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए, आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब से मैं ना सीरियस हो गया हूँ आज इस बात को सुन करके कि शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। ठीक है, चलो आप भी सुनते हो ना। अब बात करते हैं हम क्या, एक्सपांडिंग प्रिवेंशन इंटरवेंशन। अब देखो, इतनी चीज़ें हमने पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, मैं वापस एक बार जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ। साथ ही साथ रिवाइज करना कि भारत के अंदर जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था 1992 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा तहत चलाया गया था। जो किसके अधीन था? वो था एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके मतलब वो संगठन का नाम क्या था? एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उसका संगठन था। ठीक है, बात अगर हम इसकी करें कि सर उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, कि सर NACP फेज़ 3 2007 से 2012 तक रही। और इसका प्राइमरी उद्देश्य था 50% तक जो नए केस आ रहे हैं उनको कम करना होता है। और साथ ही साथ HIV और एड्स के जो व्यापक लोगों की संख्या जो बढ़ रही है उसको हमें कम करना था। ठीक है, अब हम कैसे कम करेंगे, उसके लिए कुछ रणनीति बनाई गई। पहली रणनीति थी वेरी इंपॉर्टेंट रणनीति थी रोकथाम के उपाय का विस्तार करना, यानी कि एक्सपांडिंग प्रिवेंशन इंटरवेंशन। यानी कि रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम रोकथाम कर सकते हैं, किसकी रोकथाम कर सकते हैं भाई? एड्स की किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ किया गया था। 5 चीज़ें ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ें ध्यान रखना। मैं साथ बोल रहा हूँ, इंक्रीज कॉन्डम प्रमोशन। सबसे पहले गाँव के अंदर कॉन्डम्स के बारे में बताया गया। अरे भाई, कॉन्डम्स क्या, लोगों को बताया गया, लोगों को गाँव के अंदर जा के बताया गया भाई भारत में एड्स की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, यूज़ करो ना। ठीक है, चलो दूसरा क्या हो गया, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। फिर बताया गया कि मान लो वो किस प्रकार से पिता से बच्चे में, माँ से बच्चे में फैल रहा है, उसको भी कंट्रोल किया गया कि अगर कोई ऐसी मदर है जिसको अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसे बताया कि भाई बच्चों में ये कैसे फैल रहा है यार। ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी जो मॉनिटरिंग की गई, सख्त मॉनिटरिंग की गई। और तीसरा, जो सेक्स वर्कर होते हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जो सेक्स वर्कर होते हैं,
उनके अंदर उनको भी अवेयर किया गया। पहले के अब तो ठीक है, अब तो आजकल के जो सेक्स वर्कर हैं, हालांकि सरकार ने उन्हें सब कुछ प्रकार की जो मान्यताएं प्रदान कर दी है, और हम किसी के निजी ज़िंदगी के ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनका काम, उनका पैसा, देखो हर किसी आदमी की अपनी अपनी अलग अलग जो है दुख दर्द स्थिति होती है, और उसके तहत वो काम करता था। हम कभी किसी को ज़िंदगी में, मैंने तो आज तक किसी को गलत साबित किया ही नहीं, ठीक। अगर कुछ गलत भी होगा तो भी मैं ये समझूंगा उसकी स्थिति के कारण वो ऐसा कुछ, अगर उसने मुझे कुछ बोला भी है तो वो उसकी स्थिति के कारण मुझे ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। आप भी जीवन में यही ध्यान रखें। तो जो हाई रिस्क जो सेक्स ग्रुप होते हैं, सेक्स वर्कर्स जो होते हैं, उसके अंदर भी लोगों ने बताया गया था कि जब आप जो है अलग अलग के साथ में अगर किसी प्रकार का संबंध कोई बनाते हैं तो आप जो है कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ों का वो भी यूज़ किया करें, ठीक है। मेन हु हैव सेक्स विथ मेन, और साथ ही साथ, ठीक है, समझ गए आप सब लोग। अगला ट्रांसजेंडर पीपल, और ट्रांसजेंडर पीपल की पहले क्या था, अभी तो आजकल खैर हमें, पहले ऐसा मैंने सुनने में आया कि पहले से कुछ ज़्यादा भी चलता था ये सारी चीज़ें, तो खैर मैंने तभी के थोड़ी देर पहले इसकी एक न्यूज़ देख ली थी, वो भी कुछ है ना, एक मेल का मुद्दा अभी कोर्ट में गया है, कुछ ऐसा था अभी थोड़ा टाइम पहले, है ना, वो परमिशन लेने के लिए गया, पता नहीं क्या कुछ था वो, कि मेल शादी करेंगे ऐसा कुछ। तो स्ट्रेंथनिंग HIV टेस्टिंग एंड द काउंसलिंग सर्विसेज, उसके बाद में किया गया था कि भी जो HIV टेस्ट है उसकी संख्या बढ़ा दो, कि भाई हमें रोकना, अगर किसी चीज़ को रोकना है फैलने से तो क्या करो, HIV की जो संख्या बढ़ा दो, HIV की नहीं, HIV टेस्ट की, ठीक है, HIV टेस्ट की संख्या बढ़ा दो, और साथ साथ में काउंसलिंग दो, उन्हें परामर्श दो। जो भी गाँव में आए लोग आए, पहले क्या होता था, ये थोड़ा शर्म होती है ना, ये शर्म इसमें कारण बनी थी, तो फिर उन्हें बताया गया कि भाई आप किसी प्रकार से शर्म वगैरह मत खाइए, उन्हें आराम से इन्हें समझाइए। फिर गाँव के बुजुर्गों को, गाँव के महिलाओं को, बच्चों को मतलब छोटे बच्चों को नहीं बेटा ठीक है, 15 साल के ऊपर और बच्चों को, इन सब के बारे में बताया गया था कि भाई आप ये चीज़ें होती है और आप मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शर्म का ही मामला रहा होगा इस टाइम पे। अगला पॉइंट है एनहेंसिंग एक्सेस टू एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। रिट्रोवायरल थेरेपी के बारे में बताया गया लोगों की भी रिट्रोवायरल थेरेपी आ गई है, जिसके अंदर कौन से थे, इस थेरेपी के अंदर ये बताया गया, इसमें यह था कि जो भी नंबर होता है सेंटर के, जो भी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाना, और साथ ही साथ उनके लिए फ्री टेस्टिंग करना, कि लोगों के लिए जो कि पीपल लिविंग विद HIV एड्स, उनके लिए फ्री टेस्टिंग की सुविधाएं करना, ताकि हम क्या कर सकें, HIV एड्स की जो संख्या है उनको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। नेक्स्ट है इंप्रूविंग केयर एंड सपोर्ट टू पीपल विद HIV एड्स, की जो ऐसे लोग जो कि HIV एड्स के साथ में रह रहे हैं उनकी संख्या को क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके और उनका सपोर्ट किया जा सके। दिस इन्वॉल्व्स एक्सपांडिंग सर्विसेज सच एज होम बेस्ड केयर, ट्रीटमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शंस एंड, कहने का मतलब था इसमें वही था यार कि घर घर जाके होम बेस्ड केयर मिले उन्हें, क्योंकि देखो समाज के अंदर ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके अंदर व्यक्ति खुद घृणित हो जाता था, है ना। अगर मान लीजिए अगर एक व्यक्ति का, मैं सपोज अगर मैं किसी बात, अभी क्या हुआ था, एक बार ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि कुछ बच्चे जो हैं वो गोलगप्पे खाने गए थे, और तो 4 लड़के एक साथ ही रूम में रह रहे थे, और गोलगप्पे खाने गए और वो चारों के चारों क्या हो गए, HIV पॉजिटिव हो गए। फिर उन्हें पता चला HIV पॉजिटिव हो गए, फिर साथ वाला रूम वालों का टेस्ट किया तो भी HIV पॉजिटिव। तो फिर माजरा क्या होता है ना, वो एक घूम जाता है। अब समाज की नज़रों में पता नहीं वो किस प्रकार से घृणित हो गए थे कि यार 4 रूममेट रहे थे दोस्त, 4 साथ में चारों HIV पॉजिटिव कैसे हो गए। और अभी मैंने आपको HIV पॉजिटिव के बारे में बताया था क्या कुछ था उसमें। तो फिर जब वैसे हुआ तो उन्होंने तो कहा भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, तो समाज में तो घृणित हो जाता है ना भाई। तो ऐसा कहाँ गए थे, किसके पास गए थे, बहुत कुछ ऐसे मामले चलते रहते हैं। और मेनली ये उन्हीं जगह पे लोगों की नज़र में ये लगता है उन्हें। फिर पता चला एक जो गोलगप्पे वाला था वो जो HIV पॉजिटिव था। अब सोचो उसने कितने को पॉजिटिव कर दिया ऐसा नहीं, आप गोलगप्पे खाना बंद कर दो आज से, है ना। गोलगप्पे वाले भैया को बोलना भैया ऐसा करो, आप ग्लव्स साथ में लेके जाया करो, ठीक है। ग्लव्स साथ में लेके जाओगे तो क्या होगा, उसने तो पहले ही कांड कर दिया। वो तो आलू के मसाले बनाते हुए भी कभी कभी ऐसी बातें हम बोलते हैं ना, तो सामने वाला बोलता था भाई रुक जा, आज से खाने का मन नहीं करेगा अगर ऐसी बातें करेगा तो ठीक है। तो जब भी वो आलू के मसाले को पेंचता है, उसे गूंदता है ठीक है, पानी में डुबाता है, पानी में हाथ डाल के पानी को जब भी हिलाता है, तो आप ध्यान रखा करो कहीं वो कट तो उसके नहीं लगा हुआ है, अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, हर कोई पानी बताने वाला ऐसा नहीं होता, और उसको भी पता नहीं किसी प्रकार से हो गया होगा, कहीं सेविंग वगैरह की वजह से, किसी ब्लेड के कटर की वजह से, ठीक है। अब चलो बात करें आगे। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग होगी, स्ट्रेंथनिंग हो गई क्या। अगला देखो इंप्रूविंग केयर एंड सपोर्ट पेशेंट विद HIV, और HIV से घृणित लोग हैं उनका भी जो सपोर्ट वगैरह किया जाए, और साथ साथ में
स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि हम अपने गोल्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें, ठीक है। जिसके अंदर थी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बढ़ाना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की कैपेसिटी को बढ़ाना। अगर और सीएचएन में जी हर कई जगह नॉलेज डाल दो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की नॉलेज को इंप्रूव करना, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताना। खैर इस प्रोग्राम को जो रिजल्ट रहा वो बहुत शानदार रहा था। NACP थर्ड का जो सक्सेसफुल रिजल्ट रहा था बेटा, इतना रिजल्ट सक्सेसफुल रहा था कि 2000 के अंदर 2.7 लाख केस आए थे, जो कि वापस अगली जनगणना 2011 में हुई तो ये नए केस 1.7 लाख आए। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट इसमें देखने को मिला। ये किसने डिक्लेयर किया था? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को डिक्लेयर की थी। और साथ ही साथ बात करें, साथ ही साथ जो टेस्टिंग की अगर आप बात करोगे मेरे सामने, सर टेस्टिंग की यहाँ टेस्टिंग लिखी हुई नहीं, मैं बोल देता हूँ। जो टेस्टिंग हुई थी वो 2004 में 36,000 लोगों ने एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यूज़ की थी। और 2004 से फिर 2012 का जब आंकड़ा आया तो 7,70,724, कहाँ 36,000 कहाँ 7,70,724 लोगों ने एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का यूज़ किया। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, लिख देना ये भी। और इसी के साथ आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एड कंट्रोल जो फेज़ थर्ड थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट हम टॉपिक की एक ही बात करेंगे, वो बात करेंगे मिड डे मील की। चलो मैं इसी के साथ साथ मिड डे मील को आपको पढ़ा देता हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं मिड डे मील बोलूँ ना वो साथ साथ किसी पेपर के ऊपर पेन के ऊपर रफ में लिख दो, क्योंकि अभी वही समय है बेटा। अभी 3 प्रोग्राम हो गए, फिर एक ESIC स्कीम और एक आध और मुझे प्रोग्राम लगेगा, मैं अगले वीडियो में उसको पुट कर दूंगा। अभी आप देख लेना। मिड डे मील प्रोग्राम था बेटा 1995 में आया था। कब आया था याद कर लो, साथ साथ में लिख लो पेज पे। 1995 के अंदर आया था। ये जो प्रोग्राम है कौन लागू कर रहा था? एजुकेशन मिनिस्ट्री लागू करी थी। कौन करी थी? एजुकेशन मिनिस्ट्री लागू करी थी। और मिड डे मील का प्रोग्राम का मेन मतलब ये कि था बेटा कि स्कूली बच्चों की जो पोषण की स्थिति उसमें सुधार करना है। कि बच्चों जो आते थे ना, वो गाँव के अंदर बच्चे थे, अगर कुछ मान लो गरीब माता पिता के बच्चे हैं जिनके पास में खाने पीने के पैसे नहीं हैं, ठीक है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ रोज़ ही कि भगवान एक दिन ऐसा आए जब भारत में कोई भी गरीब नहीं रहे, ठीक है। तो स्कूली बच्चों की जो पोषण की स्थिति थी उसमें सुधार करना, और साथ ही साथ स्कूल में उनकी नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना। कहने का मतलब अब मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम को उन्हें याद हो जाए, ठीक है। बाकी आई एम पास आउट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। चलो तुम ऐसा मत समझ लो, तुम क्या रहे ऐसे समझ लेते हो कि हिंदी मीडियम रहा तो नहीं है, क्योंकि हमारी क्या है ना मातृभूमि से भी जुड़ा हुआ। तो अगर मारवाड़ी बोल दूँ तो आपको ये लग जाएगा यार मारवाड़ी की कर बोले सर ने कहीं इंग्लिश मीडियम को नहीं पास आउट कहीं। तो भाई हम ऑलराउंडर है सब फैकल्टी में, ठीक है। आपका बहुत मन कन्नड़ा भी आवा है। तो बात ये थी इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी स्कूल में अच्छे छोटे बच्चे एडमिशन जो ले रहे हैं, गरीब माता पिता के बच्चे हैं, ठीक है, उनके पास खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो भाई उन्हें स्कूलों में व्यवस्था दी, क्योंकि भारत में बच्चे ही देश का भविष्य। बिकॉज आप ये लाइन लिखना, द चिल्ड्रन आर नेशनली सुप्रीमली असेट्स, सो द नेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नर्चर एंड देयर सॉलिट्यूड। बच्चे राष्ट्र की धरोहर है, इसलिए राष्ट्र की ये प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के बच्चे, देश का भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो। देश का भविष्य किसके 35% भारत की आबादी बेटा बच्चा है। आज भारत की 35% आबादी बच्चा है, तो समझ लो कितनी बड़ी पॉपुलेशन। अगर ये कमज़ोर हो गई तो अगर देश की बुनियाद कमज़ोर हो गई तो देश की नींव हिल सकती है, ठीक है। तो कहना का इसीलिए अरे ये सारी चीज़ें ही होती है बेटा कॉपी पे डालने के लिए, वरना लिखोगे क्या इतना बड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो लिख लेना, ये जो मैंने चीज़ें बोल रहा हूँ ना, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है सब लिख देना। तो क्या किया गया भाई सुन लो, क्या किया गया। तो बच्चे के अंदर जो गरीब बच्चे हैं उनको उनकी पोषण की व्यवस्था स्थिति को सुधारने के लिए, और साथ ही साथ अगर आप भारत पता है भारत में क्या होता है, अब लोग अगर जैसे मैं मेरी कोचिंग में अगर आपको रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन के लिए न्यूता दूंगा ना, आपको पास वालों को न्यूतम भेजूंगा, तो क्या होगा, सब आएंगे, क्योंकि फ्री में खाने के लिए भारत में कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता, सब आएंगे। और जब सब आएंगे तो मेरा प्रचार होगा। तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि स्कूलों में नामांकन करने के लिए अगर हमें एक लालच देना पड़ेगा, तो हर माँ बाप अपनी बेटी को भी भेजेगा, छोटी छोटी बेटियाँ उनको भी भेजेगा। पहले बेटी को भेजता नहीं था, घर के काम करवाते थे, अभी भेजेंगे कि कम से कम खाना तो खा के आएगी, और जब बेटी आएगी खाना खाने तो वो पढ़ के भी जाएगी। तो साथ साथ में एजुकेशन सिस्टम भी सुधरेगा, और साथ ही साथ कौन सुधरेगी? लड़कियाँ पढ़ेगी, चाइल्ड एजुकेशन भी बढ़ेगा, और सॉरी गर्ल्स एजुकेशन भी बढ़ेगा, बच्चे भी पढ़ेंगे। हर कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग का बच्चा जो अपने बेटे को, छोटे बच्चों को अगर ईंटें उठाने के अंदर अपने मजदूरी के अंदर साथ में लेकर जा रहा था, वो भी अपने बच्चों को अब भेजेगा, स्कूल भेजेगा। कि यार उसके देखो हर किसी माँ बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार होता है, अगर वो झलकाते नहीं है तो क्या प्यार तो होता ही। तो वो ऐसा सोचते थे पहले कि भी मेरा बच्चा जब मेरे साथ में चलेगा। अब उन्हें भी दर्द होता था जब उनका छोटा सा बच्चा ईंटें उठाता था, किसी के घर पे मजदूरी करता होता था, उन्हें दर्द होता था, पर करे क्या, मजबूरी थी उनकी, उनके पास पैसा नहीं था, खाना पीना लाने के पैसे नहीं थे। पर सरकार ने जब से मिड डे मील की व्यवस्था की तो लोगों को लगा यार छोड़, वैसे भी कमाता तो अगर वैसे देते तो कुछ है नहीं, इससे अच्छा वहाँ पे जाएगा, अच्छा खाना खाएगा। हर माँ ये सोचती है कि उसका बेटा अच्छा खाना खाएगा। सरकारी स्कूलों में क्या क्या मिलता है, अब सुन लो क्या क्या मिलता है, वो भी चावल, दाल, सब्जी, अंडे, फल, दूध,
और मिलता कहाँ है? स्कूल की रसोई में, और दोपहर में मिलता है। और कितने लोग बेटा, 12 करोड़ बच्चों ने यहाँ पे खाना खाया। कितने करोड़ बच्चों ने? 12 करोड़ बच्चों को यहाँ पे लाभ मिला। अब मुझे एक बात बताओ, कितना बड़ा आंकड़ा, कितनी बड़ी भारत की पॉपुलेशन का आंकड़ा हुआ ये, 12 करोड़ बच्चों को लाभ मिला। और मुझे एक चीज़ बता दो, अब देखो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ और साथ साथ में आपको लिखना है। इस योजना से लाभ किसको हुआ? पहला लाभ हुआ सर, बच्चे यहाँ पे आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक उन्हें एजुकेशन मिलेगी, गर्ल्स एजुकेशन मिलेगी, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस सुधरेगा। ठीक है। और प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन वगैरह सब छोड़ो भाई, घर में नहीं मिलती लोगों को दाल, दाल के भाव सुना अपने बीच बीच में 150 रुपये किलो, 170 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। और क्योंकि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, अंडे में होता है, दूध में होता है, कितना बड़ा कैल्शियम वगैरह सारा देखो आप, न्यूट्रिशन के फूड दे दिए इनको, तो फल फ्रूट्स दे दिए साथ साथ में भाई। कितने केले का आज सबसे क्या है ना, गरीब लोग क्या खरीदते हैं, हम जैसे, हमारे जैसे गरीब लोग क्या खरीदते हैं? केले खरीदते हैं, क्योंकि पहले आते थे 30 रुपये किलो, फिर धीरे धीरे वो 40 रुपये किलो। कल मैंने भाव पूछा मार्केट में, मैंने कहा केले के भाव, बोला 60 रुपये किलो। मैंने कहा सेव 150 रुपये किलो। अरे भाई कर क्या रहा है? अब बच्चों को सेव देखो 150 रुपये किलो की, अगर दो सेवा लेके आए तो मतलब कि 40 रुपये 80 रुपये की सेवा बच्चा घर पे लेके आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो मिड डे मील का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ था? हुआ था उस टाइम पे। ठीक है। अगर अगला बात करें, साथ ही साथ मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इतनी बड़ी 12 करोड़ के लिए खाना कौन बनाएगा? आदमी बनाएगा? अरे भाई नहीं बनाएगा आदमी, कौन बनाएगा? महिलाएं। तो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट भी इस योजना से था। सरकार की योजना किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित नहीं होती बेटा, बहुत सोच समझ के प्लानिंग की जाती है। इसमें महिलाओं को रोजगार मिला, और हर गाँव के जो गरीब किसान थे वो फसल उगती थी, उस फसल को खरीदा वहाँ से, और तो फसल खरीदने वालों को, किसानों को फ़ायदा मिला। जिस चक्की पे आटा पिसता था उस चक्की वाले मध्यम वर्ग के आदमी को फ़ायदा मिला। जिस दुकान से दाल आती थी उस दुकानदार को, किराने वाले को फ़ायदा मिला। और जिस सब्जी वाले के थैले से वो सब्जियां आती थी, जो फ्रूट्स आते थे, उस सब्जी वाले थैले को फ़ायदा मिला। सरकार की इस योजना से न केवल बच्चों को फ़ायदा मिला बल्कि गृहिणियों को फ़ायदा मिला, साथ साथ में सब्जी वालों को फ़ायदा मिला, चक्की वालों को फ़ायदा मिला, किसानों को फ़ायदा मिला, महिलाओं को फ़ायदा मिला जो वहाँ पर खाना बना रही थी। बताओ कितना बड़ा फ़ायदा मिला। और ये योजना दोपहर में मिलती है, यह चीज़ हो गया। साथ ही साथ एक ऐसा जगह है जिसके अंदर किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी के भी आधार पे भेदभाव नहीं होता है। अगर वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो मिडिल क्लास का बच्चा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे बुद्ध है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कहीं किसी भी धर्म का उसको खाना मिलेगा और वह उसी एक पंक्ति में बैठ करके सारे के सारे खाना खाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर भी यहाँ पर डिजोल्व होता दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पर कास्ट फैक्टर डिजोल्व होता दिख रहा है। मतलब कास्ट के ऊपर कोई भी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अगर एक साथ खाना खाएंगे, अगर ब्राह्मण का लड़का भी वहीं पर खाना खा रहा है और किसी अन्य जाति का लड़का वहीं पर खाना खा रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब सब समान हो जाएंगे उस जगह पे। और साथ ही साथ इसमें मॉनिटरिंग भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि खाना बनाने के लिए छोड़ दिया, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा ज़्यादा दबाव होता है। देखो किसी के लिए अगर कोई भलाई के लिए काम करता है ना, उसके ऊपर दबाव भी उतना ही होता है। मैं आपके लिए भलाई के काम करूँगा ना, तो मेरे ऊपर बिल्कुल, अगर मैं आपके लिए फ्री में निःशुल्क कोई चीज़ें प्रदान कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी प्रेशर आएगा, और मेरे ऊपर प्रेशर लोग देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ये फ्री में सब कुछ क्यों कर रहा है। और जो फ्री में अगर ये कर रहा है तो फिर बच्चे हमारे पास भी नहीं आएंगे, इसके पास जाएंगे। हर कोई कोशिश ऐसे करते रहते हैं। जब सरकार इतना बड़ा, आज 12 करोड़ लोगों को, बस सोचो यार, 12 करोड़ लोगों का पेट भर रही है सरकार, कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहे होंगे वो। ठीक है। अब मुझे सोचो कि अब तो इतना बड़ा कर रहे हैं तो उन्हें रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। अगर मान लो बाय द वे कभी भी किसी दूध के जो बर्तन में ढक्कन खुला रह गया, हो जाता भाई, मानव है, गलतियाँ हो जाती है, कोई रोबोट तो है नहीं। तो मान लीजिए ढक्कन खुला, या फिर आंधी तूफान अगर कुछ भी आया, ढक्कन उड़ गया, या फिर ऐसा भी कुछ भी हो सकता है, और उसमें छिपकली वगैरह पड़ गई, या फिर कोई भी अगर उसमें कोई कॉकरोच वगैरह पड़ गया और ध्यान रहा नहीं, वो बच्चों को दूध पिला दिया, उससे काफ़ी बच्चे अगर बीमार हो गए ना, तो सरकार की उस जगह पे फिर देखना क्या हालत होती है। मतलब कि उनकी सरकार की हालत देखो, सरकार का ध्यान नहीं गया, सरकार ने ये योजनाएं चले, इतने से इतने बच्चे, अरे भाई इतने बच्चे बीमार हो गए तो हो गए भी, वो तो प्राकृतिक घटना हो गई एक साथ में, पर बदनामी किसकी हो गई? सरकार की हो गई। यानी 12 करोड़ का पेट भरा वो नहीं दिखा उन्हें इतने दिन, कितना खर्चा आ रहा होगा सरकार को सोचो। पर अगर एक छोटी सी गलती उन्हें दिख गई, ठीक है। साथ साथ में इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं उसको क्वालिटी को लेकर के। क्वालिटी को अगर मान लीजिए होता भाई, अब जैसे घर के अंदर गेहूँ होते तो क्या उसमें वो छोटे छोटे कीड़े नहीं पड़ते? पड़ जाते हैं भाई, पड़ जाते हैं। तो उनकी भी साफ सफाई के लिए सरकारी उधर खाने में पड़ गई तो देखो सरकार में ऐसा खाना मिलता है, ऐसा खाना मिलता है, अरे मिलता क्या है भाई, हो जाती है कभी कभी, ठीक है। और साथ ही साथ एक और लास्ट पॉइंट इसमें, तो एकेडमिक भी सुधार होगा, बच्चे भी पढ़ेंगे, और लास्ट एक और इसका फ़ायदा वो मेन मिलेगा, बायोमेट्रिक सिस्टम है। इसके अंदर हर कोई खाना नहीं ले जा सकता, जो खाना खाएगा उसका बायोमेट्रिक अंगूठा लगेगा, और खाना खिलाने वाले का और खाना बनाने वाले का सबका अंगूठा लगेगा, तो जो है ना करप्शन वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका रहा कहीं ना कहीं मिड डे मील प्रोग्राम। आशा आपको समझ में आया, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चलो थैंक यू।